Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the cervical pathology of the cervical cancer. These are the objectives. You should know the common benign conditions and infections, and you should understand the concept of the what is dysplasia and intraepithelial neoplasia in the female genital tract and role of cervical screening program. And you should also know the incidence, risk factors, clinical presentation, and pathological features and prognosis of the cervical squamous cell carcinoma. First of all, you should know the normal histology of the cervix. This is the cervix. This is what is the uterus, and this is the uterine cavity, and this is fundus. And this narrow portion of the uterus is known as the cervical cervix, which consists of the cavity known as the cervical canal. Normally, we divide the cervix into ectocervix and the endocervix. ये जो बाहर पोर्शन है cervix का, this is the external os and this will be the internal os. और ये जो पोर्शन है जो प्रोजेक्ट कर रहा है किसके अंदर, विजाइना के अंदर, इट इज नोन एज द ectocervix and it consists of the stratified squamous epithelium because the vagina is lined with the stratified squamous epithelium. Above part which is not protruding into the vagina is known as the endocervix and it is lined by the simple columnar epithelium, and this simple columnar epithelium produces the mucus, where and the lower part which is known as the ectocervix is consisting of the squamous epithelial cells. What is transformation zone? The area between the ecto and endo is known as the transformation zone. Normally, when a patient comes to her doctor, she will give the complaining of some features. If a 28 years lady do pap smear and abnormal cervical cells are found in this pap smear, but she is asymptomatic, उसको कोई साइन सिम्टम नहीं है, ठीक है, जबकि उसने पहले जो पेप स्मेयर करवाई थी वो नॉर्मल थी, लेकिन अब जो पेप स्मेयर करवाई है उसमें एबनॉर्मल सेल्स मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो एसिम्टोमेटिक है, क्योंकि नॉर्मली रूटीन में पेप स्मेयर लेडीज़ को करवाते हैं, ख़ासतौर पे अंग्रेज़ों में तो करवाते ही हैं, तो उसमें सिम्टम्स कोई नहीं थे। और यहाँ पे आप देखो एक 36 ईयर ओल्ड लेडी है जिसको विजाइनल ब्लीडिंग हुई आफ्टर इंटरकोर्स के, पेन नहीं था, ब्लडी यूरिन थी, कॉन्स्टिपेशन थी और पेल्विक पेन था। उसने कभी भी पेप स्मेयर नहीं करवाया था, ठीक है। अब उसके सर्विक्स में क्या है, ट्रैवल मास ऑन सर्विक्स। अब डायग्नोसिस में ये चीज़ें मिली हैं क्योंकि उसने कभी पेप स्मेयर नहीं करवाया। इसने पेप स्मेयर करवाया, रूटीन में रखा, तो जिसकी वजह से उसको फ़ौरन ही पता चल गया कि भाई सर्वाइकल में चेंजेस आ रही हैं। इसने पेप स्मेयर का टेस्ट कभी नहीं करवाया था, तो इसको तब पता चला जब उसकी सिम्टम्स काफ़ी बढ़ चुके थे, ठीक है। तो बहुत ये जो लेडीज़ हैं सेक्सुअली एक्टिव थी, मल्टीपल पार्टनर्स थे और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी यूज़ करती थी, लेकिन फ़र्क क्या था कि इसने पेप स्मेयर को रूटीन में रखा और इसने पेप स्मेयर को रूटीन में नहीं रखा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर कौन कौन से हैं? नंबर 2 है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एंड एडिनोकार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन जो होता है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। The type of cervical cancer that you have help determine your prognosis and treatment। उससे फिर हमें प्रोग्नोसिस, क्या इसकी प्रोग्नोसिस हो सकती है या क्या इसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी चाहिए, प्रोग्नोसिस पुअर होगी या वो डिपेंड करता है कि भाई इस किस स्टेज में है।
स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो टाइप है बिगिंस इन दी थिन फ्लैट सेल्स स्क्वामस सेल्स। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई वो स्क्वामस, ये कॉलमनर है, मीन एक्टोसर्विक्स होगा, ये एंडोसर्विक्स होगा, नो सॉरी, ये कॉलमनर सेल वाला एंडोसर्विक्स होगा और ये स्क्वामस वाला स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस वाला एक्टोसर्विक्स होगा। और ये उसका जंक्शन है जिसको हमने कहा था ट्रांजिशन जोन, जो कॉलमनर के नीचे सब कॉलमनर, ठीक है, ये सेल्स जो है इसको हम क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जोन। और हम इसको ये भी कह सकते हैं स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन। ये कॉलमनर सेल्स हैं और यहाँ से वो स्क्वेमस एपिथेलियम में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, सर्वाइकल कैंसर बिगिन इन दी थिन फ्लैट सेल्स स्क्वेमस सेल्स, इसमें यानी कि स्क्वेमस सेल में यहाँ पे स्टार्ट लाइनिंग दी आउटर पार्ट ऑफ दी सर्विक्स विच प्रोजेक्ट इनटू दी विजाइना। ये मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ कि इसका द मोस्ट सर्वाइकल कैंसर आर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सेकंड नंबर क्या है, एडिनोकार्सिनोमा। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम जो है कैंसर बिगिंस इन दी कॉलमनर सेल। अच्छा, एक ध्यान में रखो, ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये ग्लैंड नहीं बनाती, और जो सिंपल कॉलमनर है वो ग्लैंड बनाती है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इन्वॉल्व होगा तो वो ग्लैंड को भी सर्वाइकल ग्लैंड को भी इन्वॉल्व कर सकती है और सर्वाइकल कैनाल तक जा सकती है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कौन सी है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। लेकिन एडिनोकार्सिनोमा कौन सी लेयर में होगा, कॉलमनर वाले में, और उससे फिर ये कॉलमनर शेप ग्लैंडुलर सेल्स में भी जाएगा और दैट लाइन सी सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल पैथोलॉजी अगर हम देखें, ये हमारे पास ये इस डायग्राम में भी मैंने यही दिखाया है। जो अपर पार्ट है उसको कहा है एंडोसर्विक्स, जिसमें सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है ये वाली, और जो विजाइना के पास प्रोट्रूड कर रहा है वो दैट वाज दी एक्टोसर्विक्स, और इसमें देखो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये वो जंक्शन है जिसको हम कहते हैं कि भाई सेल्स मल्टीप्लाई हुए ट्रांसफॉर्म इनटू इमेच्योर स्क्वेमस एपिथेलियम। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। पहले इमेच्योर होंगे, फिर बाकायदा पूरी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएगी। अब नॉर्मली आपने सेल साइकिल पढ़ी है, जिसमें फेसेस हमने पढ़े थे। G1 फेस है, G2 फेस था, ग्रोथ S फेस था, पहले G1 था, फिर S फेस था, फिर G2 फेस था। G1 में आपने पढ़ा है कि सेल मल्टीप्लाई होते रहते हैं और सेल बनते जा रहे हैं। नॉर्मली मैच्योर सेल्स आर स्टक इन दी G1 फेस और इन ग्रोथ फेज, जिसको हम ग्रोथ फेज 1 भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह रेगुलर ग्रो करते हैं, बनते जाते हैं, लेकिन एक अमाउंट में, ठीक है। इवेंचुअली जब व्हेन द न्यू सेल्स आर नीडेड दे विल एग्जिट द G1 एंड कीप गोइंग थ्रू द रेस्ट ऑफ द सेल साइकिल। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, एपिथेलियल सेल्स जो है वो मुस्तकिल कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, और न्यूरॉन जो है वो एक दफ़ा बन जाते हैं तो दोबारा नहीं बनते, ठीक है। इसी तरीके से कार्डियक सेल्स का भी होता है कि वो एक दफ़ा बन गए तो दोबारा नहीं बनते। स्केलेटल मसल्स के सेल्स भी इसी एग्जांपल में आ गए, ठीक। भाई एक सेल डिवाइड हुआ नॉर्मल, फिर टू डॉटर सेल बने, और फिर इस तरीके से एक साइकिल चलती रही। अगर अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेजिया। इसकी वजह से फिर जैसे अनकंट्रोल यहाँ पे हमने दिखाया है कि भाई सेल साइकिल में नॉर्मली 1 से 2 बनना चाहिए और फिर एक लिमिट में बनते हैं, लेकिन जब अनकंट्रोल्ड हो मल्टीप्लिकेशन तो हम उसको कहेंगे डिस्प्लेजिया। तो उससे फिर अगर इस तरह सर्विक्स में हो तो उसको सर्वाइकल कैंसर उससे डेवलप होता है और प्री कैंसरस सेल्स ये बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या दिखा है, मेटाप्लेजिया। ये नॉर्मल सेल था, उसमें स्ट्रेस हुई, मीन वो किसी स्ट्रेस किसी भी वजह से आ सकती है, कि भाई हो सकता है, उसको मैं रिस्क फैक्टर आगे बताऊंगी, स्मोकिंग है, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, और इम्यून सिस्टम वीक है, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से। तो इस स्ट्रेस ये सेल अब जो स्ट्रेस में है इसको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रेसर। तो
में ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। बिलफर्ज अगर स्टमक में होता है तो बैरेट एसोफेगस है, उसकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक। और अगर मेटाप्लेजिया है इसमें, ये यहाँ पे देखो बैरेट एसोफेगस रिप्लेसेस टिपिकल सेल्स इन रीजन। एसोफेगस की एपिथेलियम आपके पास इस तरीके से है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज। अब ये देखिए उसकी शेप क्या हो गई है, कॉलमनर सेल्स, ठीक है। मीन एपिथेलियम रिप्लेस हो गई, तो इसको हमने क्या कहा, मेटाप्लेजिया। ये कंप्लीटली रिप्लेस हुई है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस से कॉलमनर में आई, सिंपल में। तो मेटाप्लेजिया जो है, अगर हमने उस एजेंट को रिमूव कर दिया जिसकी वजह से मेटाप्लेजिया हो रहा था, तो वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है इफ स्ट्रेसर रिमूव, ठीक है। और डिस्प्लेजिया ओनली माइल्ड मॉडरेट इज रिवर्सिबल। अब ये तो पूरा फुली डिफरेंशिएटेड सेल है, और अगर ऐसा बन जाता है, इमेच्योर सेल्स आ जाते हैं वेरिंग, तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं है। इस सेल से इस किस्म के सेल बन रहा है। तो मेटाप्लेजिया रिवर्सिबल है अगर स्ट्रेसर हट जाए, और अगर डिस्प्लेजिया जो है उससे इमेच्योर सेल्स बन चुके होते हैं तो वो रिवर्सिबल नहीं है। और अगर होगा तो बहुत माइल्ड एंड मॉडरेट। ठीक है। अब सर्वाइकल जो एपिथेलियम है, हमने कहा कि ये देखो ये बेसल सेल्स हैं, फिर ये स्पाइनोजम टाइप आते हैं, फिर ऊपर स्क्वैमस सेल आते हैं। बेसल लेयर डिस्प्लेजिया, यहाँ पे दिखाया है कि एपिथेलियम की जो डिस्प्लेजिया और ये अभी सिर्फ बेसल लेयर में और ऊपर वाली लेयर में हुआ है। इसको ये है स्क्वैमस एपिथेलियल लीजन। क्या हुई, स्क्वैमस एपिथेलियल लीजन हुई। तो इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाजिया जो है वो, अब वजह क्या हो सकती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है। ये जो वायरस इधर मैंने रखा है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो डीएनए टाइप ऑफ वायरस है। ह्यूमन पेपिलोमा के वायरस की टाइप्स 100 से अबव है, तकरीबन 100 तक तो है। उसमें से जो सर्वाइकल कैंसर में इन्वॉल्व है वो है 16, 18, 31 एंड 33। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 6 एंड 11 से वार्ड्स होते हैं। ये बहुत अहम MCQ है। ये ऊपर वाले करते हैं सर्वाइकल कैंसर में इन्वॉल्व है, और जो 6 एंड 11 है वो किस में, कौन सी डिजीज में, वार्ड्स में। तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये जो है ये इन्वेड करता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को, ठीक है। और ये तो खैर अलग से एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसकी लाइनिंग एपिथेलियम भी वोकल कॉर्ड की, एनएस की यही है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो अटैक तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहीं पे भी कर सकता है। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। अब यहाँ पे वो आया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। तो जैसे ये आया, इसने ये जो सेल है इनके ये जो डीएनए है इसमें म्यूटेशन की, पहले इनके अंदर खुद को एडजस्ट किया, नॉर्मल जो हमारे सेल थे उनके अंदर खुद को एडजस्ट किया, उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हुआ, और म्यूटेशन, अब ये जो डीएनए है ये म्यूटेटेड है, नॉर्मल नहीं, ठीक है। जब हेल्दी सेल मल्टीप्लाई करता है तो उस इवेंचुअली उसको एक टाइम आता है, एक रेट के साथ करता है, और एक टाइम आता है कि वो सेल डाई होते हैं फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस के थ्रू। लेकिन ये जो म्यूटेटेड सेल्स होते हैं, जब ये ग्रो एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, और ये डाई भी नहीं होते, फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस में नहीं आते। तो इस तरीके से अगर ये अनकंट्रोल मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे सेल जमा होते जाएंगे, और वो एक मास बन जाएगा जिसको हम ट्यूमर कहेंगे, ठीक है। और अगर ये बढ़ा तो फिर ये इन्वेडिंग जो नियर बाय टिश्यूज़ हैं उनको ब्रेक करके जाता है, ज़ाहिर है मास की साइज़ बढ़ेगा, ट्यूमर का साइज़ बढ़ेगा। उसके बाद अगर ये लिम्फ नोड में गया तो लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस करेगा, ठीक है। ये अब क्या दिखाया, वही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16। हाफ ऑफ दी सर्वाइकल कैंसर में यही मोस्टली कॉमनली काज यही होती है। अब यहाँ पे देखो ये जो बेसल लेयर है इसमें इस वायरस ने अटैक किया, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर के मोस्ट कॉमन जो वायरस है वो कौन सा है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसके इन्फेक्शन की वजह से। तो बेसल लेयर
ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन, ये कॉलमनर है और वहाँ पे स्क्वैमस है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन है। ठीक है, तो इसमें अब इमेच्योर सेल्स मीन वायरस ने अटैक किया। ठीक, अब यहाँ पे आप देखो ये वही चीज़ है कि डीएनए इस ट्रांसफॉर्मेशन जोन में, ये जो पीछे मैंने दिखाई, अब वो डीएनए जो म्यूटेटेड है ट्रांसफॉर्मेशन जोन एंड देन इंटीग्रेट इट्स डीएनए इनटू दी हॉस्ट डीएनए में जब वो जाता है, ये पीछे मैंने यहाँ दिखाया कि ये हॉस्ट डीएनए में चला गया, इनकॉर्पोरेट हुआ